इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे इंट्राक्रैनियल हेमरेज। अब आपको पता है आपका जो ब्रेन है ना, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले आउटर पड़ी हुई है ये स्कल, और स्कल के बाद स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर मेनिंजेस। और मेनिंजेस में आपको सिंपल पता है यहाँ पर ये DAP जो आउटर है वो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर ये ड्यूरा मैटर, और ड्यूरा के बाद स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर ये अरेक्नॉइड, और उसके बाद यहाँ पर ये पाया मैटर। ये आपकी D होगी, इसके बाद ये A और ये आपकी P होगी। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो पेशेंट है ना, उसका ये ब्रेन उसका इन साइड पड़ा हुआ है ये आपके मेनिंजेस के। अब यहाँ पर आपने देखना कि जो स्कल है, स्कल और जो ड्यूरा है, इन दोनों के दरमियान में ये जो स्पेस बनी है डैट इज कॉल्ड एज एपीड्यूरल स्पेस। और यहाँ पर जो पेशेंट है जब उसके अंदर हेमरेज होगा और जो हीमाटोमा बनेगा डैट विल बी कॉल्ड एज एपीड्यूरल हीमाटोमा। अब इसके बाद यहाँ पर जो ड्यूरा और ये जो एरेक्नॉइड पड़ी हुई है, इन दोनों के दरमियान में ये जो स्पेस है डैट इज कॉल्ड एज सब ड्यूरल स्पेस। और यहाँ पर जो हीमाटोमा बनेगा वो आपका हो जाएगा सब ड्यूरल हीमाटोमा। सब ये आपकी होगी सबसे पहले तो ना, यहाँ पर ये स्पेसिस होंगे, और यहाँ पर जो हीमाटोमा बनेंगे वो आपके हो जाएंगे सब ड्यूरल या फिर एपीड्यूरल हीमाटोमा। अब इसके बाद यहाँ पर ये अरेक्नॉइड और जो पाया है, इन दोनों के दरमियान में ये जो स्पेस है डैट विल बी कॉल्ड एज सब अरेक्नॉइड स्पेस। सिंपल आपको ना नाम ही बता रहे हैं कि जो पेशेंट है उसकी ये लेयर्स के ऊपर है या फिर नीचे है। अगर आप बात करें ड्यूरा की, तो ड्यूरा की जो ऊपर स्पेस होगी डैट विल बी कॉल्ड एज एपीड्यूरल स्पेस। इसके नीचे जो होगी वो आपकी हो जाएगी सब ड्यूरल स्पेस। इसी तरीके से जो आपके अरेक्नॉइड स्पेस है, अरेक्नॉइड सॉरी जो लेयर है, उसके नीचे जो स्पेस हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी सब अरेक्नॉइड स्पेस। अब यहाँ पर रह गई आपकी पाया। अब अगर जो पेशेंट है उसके अंदर ये पाया मैटर और जो ब्रेन है, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर हेमरेज होगा, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर इंट्रा पैरेन्काइमल हेमरेज। तो हम यहाँ पर ये ना सारे हेमरेजेस वगैरह को बाद में देखेंगे। अभी आपको पता चल गया कि कौन सा हेमरेज कौन से स्पेस के अंदर आपका हो रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एपिड्यूरल हीमाटोमा। अब यहाँ पर याद रखने की सबसे पहली बात, आपकी यहाँ पर जो स्कल है उसके अंदर होगा फ्रैक्चर, और उसमें कौन सा यहाँ पर ये इन्वॉल्विंग द टेरियन। टेरियन क्या होता है, ये आपका ना थिनेस्ट एरिया होता है लिटरल स्कल का। बाद में मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये आपका ना मतलब अगर आप बात करेंगे ना स्कल की, तो ये वीकेस्ट आपका पोर्शन होता है। जब आपका जो पेशेंट है उसको कहीं से भी टेरियन पे उसको ना ये चोट वगैरह लगेगी, तो वहाँ से क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये मिडिल मेनिंजियल आर्टरी जो है ये आपकी हो जाएगी रप्चर। जब ये रप्चर होगी तो वहाँ से क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो एपिड्यूरल स्पेस है इसके अंदर हीमाटोमा बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना एक और भी आपने याद रखना है कि जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है ये आपकी ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी की, और यहाँ पर जो रप्चर होगा ये आपका होगा ऑफन सेकेंडरी टू स्कल फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग द टेरियन, और वो आपका थिनेस्ट एरिया ऑफ लेटरल स्कल है। बाद में आपको ये बता देता हूँ। अच्छा, इसके बाद ये जो आपका है ना एपिड्यूरल हीमाटोमा, इसमें एक क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपके यहाँ पर ये ल्यूसिड इंटरवल। जब आपका जो पेशेंट है ना ये एपिड्यूरल हेमरेज के साथ प्रेजेंट करेगा, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही हेमरेज हुआ है ना, जैसे ही जो पेशेंट उसको ये कोई भी स्कल फ्रैक्चर वगैरह होगा, तो उसमें क्या होगा, पेशेंट आपका स्टार्ट में जो है ना उसके अंदर ये ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी। ट्रांजिएंटली आपका जो पेशेंट है ये अनकॉन्शियस होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये पेशेंट खुद ही ना खड़ा हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगी इसके अंदर। अब जैसे ही पेशेंट के अंदर ये रिकवरी हुई है ना, तो रिकवरी के कुछ टाइम के बाद जो पेशेंट है वो डीपर लेयर ऑफ अनकॉन्शियसनेस में जा रहा होगा, तो वो आपका क्या यहाँ पर ये सिंपल ये लूसिड इंटरवल। यहाँ पर क्या जो पेशेंट है माइट प्रेजेंट विद ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके बाद होगी रिकवरी, ये आपका हो जाएगा लूसिड इंटरवल। अब इसके बाद क्या होगा, जो पेशेंट है ये आपका जो है ना ये डीपर लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस में जा रहा होगा, रैपिड डिटेरियोरेशन ड्यू टू एक्सपेंडिंग हीमाटोमा। इसके बाद यहाँ पर ये जो हीमाटोमा बन रहा है स्काल्प हीमाटोमा एंड रैपिड इंट्राक्रेनियल एक्सपेंशन, जो आपका ना ये मतलब क्या हो रहा है, आपका जो हार्ट है ना वो पंप कर रहा है। अब उससे क्या हो रहा है, आपका ये आर्टेरियल ब्लड ऊपर की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पर हो रहा है हेमरेज, तो ये क्या करेगा, ये आपका जो आर्टेरियल प्रेशर है ना इसको बाहर की तरफ एक्सपेंड करवा रहा होगा। तो यहाँ पर ये रैपिड इंट्राक्रेनियल एक्सपेंशन अंडर सिस्टेमिक आर्टेरियल प्रेशर, इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर आपको नजर आएगी ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन। अब ये बाद में हम हर्निएशन वगैरह को देखेंगे। अभी के लिए सिंपल जो आप याद रख लें वो ये कि जब जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये जो टेंटोरियम होती है ना, टेंटोरियम से नीचे यहाँ पर जो आपकी होती है ना हर्निएशन, ये आपकी हो जाएगी ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन। और इस केस में जो पेशेंट है उसके अंदर आपको ये जो क्रेनियल नर्व नंबर 3 है ना उसकी पाल्जी नजर आएगी, ओक्यूलोमोटर पाल्जी होगी। पेशेंट जो उसकी जो आइज होंगी उसकी डाउन आउट, उसके बाद जो है ना ये डायलेटेड वगैरह होंगी। अच्छा, इसके बाद जब जो पेशेंट के अंदर आप करवाएंगे ना ये सीटी स्कैन, तो सीटी स्कैन आपको शो करेगा लेंटिफॉर्म शेप। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये जो पेशेंट होता है ना उसकी जो स्कल है, स्कल में आपको पता है यहाँ पर होते हैं ये सुचर लाइंस। मैं आपको ये ना 2-3 बाद में आपको दिखाता हूँ। जो सुचर्स होते हैं ना, सुचर्स को ये जो हीमाटोमा ये आपका क्रॉस नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर आपको ये लेंस शेप नजर आएगा, ये आपका ये लेंस शेप बना होगा, लेंटिफॉर्म शेप होगी इसके अंदर। उसके बाद ये आपका हाइपरडेंस होगा, हाइपरडेंस ब्लड अक्यूमुलेशन नॉट क्रॉसिंग सुचर्स लाइन। ये आपने इसके अंदर याद रखना है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपने सिंपल इसके अंदर याद रखनी है। एक तो यहाँ पर ये टेरियन जो है वहाँ पर ये पेशेंट के अंदर होगा स्कल फ्रैक्चर, और जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है ये आपकी रप्चर हो जाएगी, और पेशेंट जो उसके अंदर सबसे पहले होगी ट्रांजिएंट अनकॉन्शियसनेस। पेशेंट आपका रिकवर कर जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जो पेशेंट है ना ये आपका डीपर लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस में जा रहा होगा, रैपिड डिटेरियोरेशन ड्यू टू एक्सपेंडिंग हीमाटोमा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये क्रेनियल नर्व नंबर 3 पॉल्जी आपको इसके अंदर नजर आएगी, और जो आपका सीटी स्कैन है ये शो करेगा बाई कन्वेक्स लेंटिफॉर्म शेप।
और यहाँ पर ये जो ब्लड कलेक्शन है ये आपके जो सुचर लाइंस हैं उसको ये क्रॉस नहीं करेगी। तो ये सिंपल होगा यहाँ पर ये एपिड्यूरल हीमाटोमा। जब आपका जो पेशेंट है ये आपके पास आएगा उसके अंदर ना ये अनकॉन्शियसनेस हुई है, अनकॉन्शियसनेस के बाद वो रिकवरी हुई है, लेकिन अब ये डीपर लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस में जा रहा है, तो वो क्या होगा, ये आपका ये एपिड्यूरल हीमाटोमा। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सब ड्यूरल हीमाटोमा, और ये आपको पता है ये आपका कहाँ पर होगा, ये सब ड्यूरल स्पेस में होगा। अब यहाँ पर आपने याद रखना कि यहाँ पर जो रप्चर होगा, रप्चर कौन सी वेसल्स होंगे, यहाँ पर ये ब्रिजिंग वेन्स। अब इसमें क्या, यहाँ पर ये आपकी हो सकती है, कैन बी एक्यूट ट्रॉमेटिक हो सकती है, हाई एनर्जी इंपैक्ट हो सकता है, हाइपर डेंस होगा ये सीटी स्कैन के ऊपर। दोबारा से वही ना, मतलब आपका जो ब्लड है ये आपका बाहर की तरफ जा रहा होगा, हाइपर डेंस होगा, और क्रॉनिक भी हो सकता है इसके केस में। और उसमें आपका जो पेशेंट है ये आपको बताएंगे ना, जब ये क्रॉनिक केस होगा तो उसमें आपको नजर आएगी ये माइल्ड ट्रॉमा। उसके बाद यहाँ पर ये सेरिब्रल एट्रोफी जो है ये एज के साथ साथ हो रही होती है। जैसे कि एज बढ़ती रहती है तो आपका जो होता है ना ये ब्रेन ये आपका श्रिंक कर रहा होता है, तो यहाँ पर ये सेरिब्रल एट्रोफी की वजह से हो सकता है। इसके बाद इंक्रीज एज की वजह से हो सकता है, क्रॉनिक अल्कोहल ओवर यूज़ की वजह से हो सकता है, और इस केस में आपका जो होगा ना ये सीटी स्कैन ये आपका हाइपोडेंस होगा। एक्यूट के केस में क्या होगा, ये हाइपरडेंस होगा। क्रॉनिक के केस में आपका ये हाइपोडेंस होगा सीटी स्कैन के ऊपर। अच्छा, इसके बाद जो बेबीज़ को शेक किया जाता है ना, तो शेकन बेबी सिंड्रोम जो है उसमें भी आपका जो होता है ना ये सब ड्यूरल हीमाटोमा ये आपको नजर आता है, और यहाँ पर भी जो ब्रिजिंग वेन्स होती हैं ये आपकी रप्चर करती हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सीटी स्कैन करवाएंगे पेशेंट के अंदर, तो आपको शेप कौन सी नजर आएगी, यहाँ पर आपको नजर आएगी क्रीसेंट शेप्ड हिमरेज, और ये आपकी जो सुचर लाइंस है उसको ये क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये आपका क्योंकि एक्सपेंड कर रहा है, सुचर लाइंस वगैरह को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये मिड लाइन आपकी शिफ्ट हो सकता है, और ये आपकी फाइंडिंग ऑफ एक्यूट ऑन क्रॉनिक हेमरेज है। अच्छा, ये ना मैं आपको यहाँ पर ये पिक्चर के अंदर दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर ये जो आपका हेमरेज बन रहा है ना, जो आपका ये क्रिसेंट शेप बना रहा होगा, ये कौन सा हो जाएगा, सबड्यूरल हेमरेज, सबड्यूरल हीमाटोमा बन रहा होगा इसके अंदर। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये एक्यूट ऑन क्रॉनिक भी है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जब आप बात करेंगे ना क्रॉनिक की, तो ये साइड आपकी जो ब्लू है ये आपको क्रॉनिक शो कर रही है, और ये जो दूसरी साइड है ये आपको शो कर रही है यहाँ पर ये एक्यूट वाली। और क्रॉनिक आपको पता है ये आपकी कब होगी, जब जो पेशेंट है ये अल्कोहल ओवर यूज़ कर रहा होगा, उसके बाद यहाँ पर ये सेरिब्रल एट्रोफी वगैरह होगी, तो उसमें जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो आपका होगा ना ये ब्लड एक्यूमुलेशन ये आपकी होगी हाइपोडेंस। जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये जो आपकी होगी ना एक्यूट वाली, ये आपकी होगी हाइपरडेंस, और इस केस में आपको पता है यहाँ पर ये ट्रॉमेटिक हो सकता है, उसके बाद जो है ना ये हाई एनर्जी इंपैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ये आपकी है एक्यूट ऑन क्रॉनिक फाइंडिंग, और यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये मिड लाइन शिफ्ट वगैरह आपको नजर आ रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ये सब रेक्नॉइड हेमरेज। तो यहाँ पर क्या आपने इसके अंदर सबसे पहले याद रखना है कि आपकी जो सब रेक्नॉइड हेमरेज है यहाँ पर ब्लीड कहाँ से होगी, ये आपकी ब्लीडिंग होगी ड्यू टू ट्रॉमा और रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का आपको पहले से पता है कि यहाँ पर जो आपके होते हैं ना ये बाहर की तरफ जो आपकी आर्टरीज वगैरह आपकी डायलेट कर जाती हैं, वो आपका होता है ये वीक हो जाएंगी, और आपकी जब पीछे से ये प्रेशर वगैरह आएगा तो ये आपकी बाहर की तरफ निकल जाएंगी। डैट इज़ आवर एन्यूरिज्म। अब यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये एन्यूरिज्म कौन सा, यहाँ पर ये सेकुलर एन्यूरिज्म, और या फिर जो पेशेंट है उसके अंदर हो सकती है ये एवी मेलफॉर्मेशन वगैरह। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपका एन्यूरिज्म पड़ा हुआ है ना ये आपका रप्चर हो जाएगा। जैसे ही ये रप्चर होगा तो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो हेमरेज है ना ये होना शुरू हो जाएगा, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। अब आपने इसके अंदर याद रखना है जो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा ये प्रेजेंट करेगा विद वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ। अच्छा, उसके बाद जो पेशेंट है ना उसके अंदर यहाँ पर ये जो फ्लूइड है ये आपका CSF जो है ना ये उसके साथ साथ जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसके अंदर करवाएंगे लंबर पंक्चर, और लंबर पंक्चर में आपको ये ब्लडी या फिर उसके अलावा जो है ना ये येलो लंबर पंक्चर आपको नजर आएगा, जैंथोक्रोमिक वगैरह हो सकता है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर ये ब्लीड हो रहा है, तो आपकी जो वेसल्स हैं वो क्या करेंगी, आपकी ये कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, वेजोस्पाज्म हो जाएगा। वेजोस्पाज्म कैन अकर ड्यू टू ब्लड ब्रेकडाउन और रीब्लीड 3 to 10 days आफ्टर हेमरेज। और उस केस में क्या होगा, जैसे ये ब्लड आपका ये कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, उसकी तरफ ये ब्लड नहीं जा रहा होगा, तो जो पेशेंट है उसके ये जो सेल्स होंगे, आपको पता है आपके ये जो ब्रेन के सेल्स होते हैं ये आपके हाइपोक्सिक डैमेज से बहुत प्रोन होते हैं। जब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये वेजोस्पाज्म हो जाएगा, तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसकी ये जो ब्रेन एरिया है उसको वहाँ पे ये ब्लड सप्लाई नहीं जा रही होगी, और यहाँ पर हो जाएगा ये इस्कीमिक इन्फार्क्ट। अब इस केस में आपने याद रखना है, जब आपका जो पेशेंट है आपके पास आएगा सब रेक्नॉइड हेमरेज के साथ, तो आप क्या करेंगे, पेशेंट को देंगे निमोडिपिन। और ये जो निमोडिपिन है ये आपकी है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, लेकिन ये आपकी जो होती है ना ये वेजोस्पाज्म वगैरह इसको ये रिड्यूस या फिर प्रिवेंट कर रही होती है। निमोडिपिन यूज टू प्रिवेंट और रिड्यूस वेजोस्पाज्म। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये इंक्रीज रिस्क होता है ऑफ डेवलपिंग कम्युनिकेटिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस। ये आपको पहले पता है, ये जो आपका कम्युनिकेटिंग होगा इसके केस में आपका जो CSF है ना, जो आपका ये फ्लूइड आपका ये आगे की तरफ जा रहा है, फोरामन मोनरो से जा रहा है, उसके बाद आपका सबसे पहले तो आपका ये प्रोड्यूस हो रहा है ना आपके लेटरल वेंट्रिकल में, वहाँ से ये आगे की तरफ जा रहा है। अगर तो ये आपके बिल्कुल कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक है,
तो ये आपकी होगी कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये कम्युनिकेट कर रहे होंगे, लेकिन जो सीएसएफ है ये आपका इंक्रीज हो रहा होगा, ये हाइड्रोसेफेलस होगी। अच्छा, इसके बाद जब आप बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव की, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो इसके पैसेज है ना, पैसेज कहीं से भी ऑब्स्ट्रक्टेड होगा और उसकी वजह से जो आपका सीएसएफ ये इंक्रीज हो रहा होगा ना, वो आपका हो जाएगा ये ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। अब यहाँ पर जो पेशेंट है, जब उसके अंदर होगा ना यहाँ पर ये सब रेक्नोइड हैमरेज, तो उसके केस में जो पेशेंट है उसके अंदर ये इंक्रीज रिस्क होता है ऑफ डेवलपिंग कम्युनिकेटिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। सिंपल जो आपने याद रखना है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये एनोरिज्म आपने याद रखना है कि क्योंकि ये आपका मोस्ट कॉमनली होता है ये बैरी एनोरिज्म या फिर आपके जो सेकुलर एनोरिज्म वगैरह है ना, इसकी रप्चर की वजह से होता है। अब उसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपकी प्रेजेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ। इसके बाद आप जो पेशेंट है उसके अंदर क्योंकि ये सीएसएफ के अंदर जा रहा है, तो आप ये जो लंबर पंक्चर करेंगे तो लंबर पंक्चर आपका ये ब्लडी या फिर आपका येलो होगा। अच्छा, इसके बाद ये वेजोस्पाम की वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर ये इस्कीमिक इन्फार्क्ट वगैरह आ सकता है। तो आपने क्या करना है इससे बचने के लिए, क्योंकि ये 3 to 10 डेज आफ्टर हेमरेज हो सकता है, तो आपने क्या करना है, जो पेशेंट है उसको ये निमोडिपिन दे रहे होंगे और ये जो वेजोस्पाज्म है उसको ये कम कर रही होगी, और पेशेंट जो उसके अंदर ये कम्युनिकेटिंग या फिर ये ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस जो है इसका रिस्क यहाँ पर इंक्रीज होता है। इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे ये इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज। अब यहाँ पर सिंपल ये आपका मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होता है, आपके यहाँ पर ये सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की वजह से होता है। अब इस केस में आपने याद रखना है, जब आपको ये बताएंगे ना अमालॉइड एंजियोपैथी, तो यहाँ पर आपको ये रिकरेंट जो है ये लोबर हेमरेजिक स्ट्रोक इन ओल्डर अडल्ट्स जो है ये आपको साथ साथ बता रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर ये एवी मेलफॉर्मेशन वगैरह की वजह से हो सकती है, वेस्कुलाइटिस की वजह से हो सकती है, या फिर यहाँ पर जो है ना ये न्यूप्लाज्म वगैरह जो है उसकी वजह से भी हो सकती है। इसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगा ये इस्कीमिक स्ट्रोक, तो उसके बाद क्या होगा, इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या होगा, यहाँ पर ये जो ब्लड है ना ये आपका नहीं जा रहा होगा, लेकिन अब क्या होगा, जैसे ये ब्लड जाएगा रीपरफ्यूजन होगी, तो ये आपका सेकेंडरी टू रीपरफ्यूजन इंजरी भी हो सकता है किसके अंदर, यहाँ पर ये इस्कीमिक स्ट्रोक के अंदर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो हाइपरटेंसिव हेमरेजेस वगैरह ना, ये आपके मोस्ट ऑफन होते हैं कहाँ पर, ये प्यूटामेन में। उसके बाद ये ग्लोबस पैलिडस ऑफ ये आपके बेजल गैंग्लिया के अंदर। सिंपल जो आपने इसके अंदर याद रखना है ना, सिंपल ये आपका जो मोस्ट कॉमनली होता है ना ये इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज, ये आपका कहाँ पर होता है, ये आपका बेजल गैंग्लिया के अंदर होता है। इसके अलावा ये आपका इंटरनल कैप्सूल के अंदर हो सकता है, थैलेमस के अंदर हो सकता है, पॉन्स या फिर सेरिबेलम के अंदर, लेकिन मोस्ट कॉमनली कहाँ पर नजर आएगा, ये आपको ग्लोबस पैलिडस जो है उसके अंदर ये नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद ये आपके ये सेरिबेलम के अंदर भी यहाँ पर इन्होंने ये दिखाया हुआ, आपका जो सेरिबेलम है उसके अंदर यहाँ पर ये जो है ना ये आपका ये ब्लीड हुआ है, कौन सा, यहाँ पर ये इंट्रापेरेन्काइमल। आपको आपने सिंपल जो इसके अंदर याद रखना ना, अगर आपको बता रहे हैं ना यहाँ पर ये लेंस शेप्ड, तो वो कौन सा होगा, आपका एपिड्यूरल। अगर आपको बता रहे हैं क्रिसेंट शेप्ड, वो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ये सबड्यूरल। अच्छा, इसके बाद आपने इसके अंदर याद रखना है यहाँ पर ये शेकन बेबीज, उसके बाद ये अल्कोहल ओवर यूज वगैरह जो है आपको कहाँ पर नजर आएगी, सबड्यूरल के अंदर नजर आएगी। अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगी ना यहाँ पर ये ट्रांजिएंट लॉस ऑफ, या फिर जो है ना सिंपल अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर जो पेशेंट है जब उसके अंदर होगा ये ल्यूसिड इंटरवल, तो वो भी आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ये एपिड्यूरल। सब एराक्नॉइड के केस में आपने याद रखना है वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ। और यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये वेजोस्पाज्म भी हो सकता है, तो आपने क्या करना है, इस्कीमिक इन्फार्क्ट हो सकता है वेजोस्पाज्म की वजह से, तो आपने पेशेंट को यहाँ पर ये निमोडिपिन दे रहे होना है। अच्छा, इसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज जो है, तो इसमें आपने याद रखना है कि आपका मोस्ट कॉमनली होता है बिकॉज ऑफ ये सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। इसके अलावा आपकी यहाँ पर ये वाली सारी भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इसमें आपने एक और भी याद रखना है, वो ये कि यहाँ पर जो इस्कीमिक स्ट्रोक है, सेकेंडरी टू रीपरफ्यूजन इंजरी, इन इस्कीमिक स्ट्रोक में भी आपका इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज हो सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर ये हाइपरटेंसिव हेमरेजेस वगैरह जो हैं ये आपके मोस्ट कॉमन होते हैं कहाँ पर, ये प्यूटामेन और ये ग्लोबस पैलिडस ऑफ ये बेजल गैंग्लिया। मैंने आपको ये करवा दिया, आपको पता है आपका ये प्यूटामेन कहाँ पे होता है, ग्लोबस पैलिडस कहाँ पे होता है, तो वहाँ पर ये आपका मोस्ट कॉमनली हो रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा आपका हो सकता है ये पॉन्स के अंदर हो सकता है, थैलेमस या फिर ये इंटरनल कैप्सूल, या फिर उसके अलावा यहाँ पर ये सेरिबेलम, जहाँ जहाँ पर ये हेमरेज होगा उसके हिसाब से जो पेशेंट है ये आपका प्रेजेंटेशन कर रहा होगा, आपके जो सिम्टम्स वगैरह होंगे ना ये आपके उसके हिसाब से हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो पेशेंट है ना उसके अंदर अगर ये आपके थैलेमस के अंदर होगा तो आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होंगी ये रिले नहीं कर रही होंगी। अगर ये इंटरनल कैप्सूल के अंदर होगा तो यहाँ पर आपको पता है जो पोस्टीरियर लिम्ब होती है ना इंटरनल कैप्सूल की, वहाँ से आपके मोटर फाइबर्स वगैरह जा रहे होते हैं, तो वहाँ से क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये पैरालिसिस आपको नजर आ रही होगी। इसी तरीके से सेरिबेलम के अंदर हो सकता है, और उसमें क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो मूवमेंट्स वगैरह होंगी आपकी कोऑर्डिनेट वगैरह नहीं हो रही होंगी। तो ये सारा हो गया आपका वहाँ पे ये इंट्राक्रैनियल हेमरेजेस के अंदर। अच्छा, इसके साथ साथ ना यहाँ पर ये एक और भी हेमरेज है, वो मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। यहाँ पर ये न्यूनेटल इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, तो यहाँ पर ये आपको नाम ही बता रहे जो पेशेंट है उसके जो वेंट्रिकल्स होंगे उसके इनसाइड इंट्रावेंट्रिकल जो है ब्लीडिंग जो होगी वो इन टू द वेंट्रिकल्स होगी। यहाँ पर ये अल्ट्रासाउंड के अंदर भी उन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, जो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो इंट्रावेंट्रिकुलर स्पेस है उसके अंदर ये ब्लड आपके जो है ना ये अक्यूमुलेट किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्योंकि ये न्यूनेटल है तो न्यूनेटल से आपने याद रखना है, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं जो न्यूनेट्स होते हैं जो आपके होंगे यहाँ पर ये प्री मेच्योर, या फिर उसके अलावा आपका जो इन्फेंट होगा लो बर्थ वेट वाला, उसके अंदर इसका रिस्क इंक्रीज होता है। अच्छा, इसके बाद आपने इसमें याद
रखना कि ये आपका मोस्ट कॉमनली होता कहाँ पे है, ये आपका जो जर्मिनल मैट्रिक्स है वहाँ पर होता है। और जो जर्मिनल मैट्रिक्स है ये सिंपल है क्या, ये आपकी एक हाईली वेस्कुलराइज्ड लेयर है विद इन द सब वेंट्रिकुलर जोन। और उसमें क्या यहाँ पर ये क्योंकि हाईली वेस्कुलराइज्ड लेयर है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जब जब आपका होगा ना ये बेबी प्री मेच्योर होगा तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये ऑटो रेगुलेशन जो है ये आपकी सही से नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो आपका होगा ना ये हेमरेज वगैरह, ये आपका ड्यू टू रिड्यूस ग्लायल फाइबर सपोर्ट एंड इम्पेयर्ड ऑटो रेगुलेशन ऑफ बीपी इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स जो है ये आपका हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर क्योंकि यहाँ पर ये हेमरेज हो रहा है तो पेशेंट जो है ये आपके पास प्रेजेंट कर सकता है विद अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके बाद यहाँ पर ये बल्जिंग फॉन्टेनल, उसके बाद यहाँ पर ये हाइपोटेंशन, उसके बाद यहाँ पर ये सीजर या फिर ये कोमा के साथ पेशेंट आपका प्रेजेंट कर सकता है। अब ये मैं फॉन्टेनल, उसके बाद आपके जो सूचर्स वगैरह मैंने आपको पीछे बताया ना वो मैं आपको अब दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये सबसे पहले आपकी ये क्रोनल सूचर, इसके बाद यहाँ पर ये जो आपका सेंटर में है ये आपका सैजिटल सूचर, और उसके बाद यहाँ पर ये जो पीछे है ये आपका लैम्बॉर्ड सूचर। अब यहाँ पर जो आपके होते हैं ना ये क्रोनल सूचर और आपका जो होता है ये सैजिटल सूचर, इन दोनों के दरमियान में जो फॉन्टेनल होता है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ये फ्रंटल फॉन्टेनल, और उसके बाद यहाँ पर जो लैम्बॉर्ड सूचर और आपका जो होता है ना ये सैजिटल सूचर, इन दोनों के दरमियान में ये जो आपका फॉन्टेनल है ना ये आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ये ऑक्सीपिटल फॉन्टेनल। अब आपने इसके अंदर याद रखना है अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगा कौन सा आपके ये एपिड्यूरल हेमरेज, तो वहाँ से आपके ये जो सूचर्स होंगे इसको ये क्रॉस नहीं करेगा, और यहाँ पर जो ब्लीड होगी ये आपकी लेंस शेप्ड होगी। इसी तरीके से जब आपका जो पेशेंट उसके अंदर होगा ये सब ड्यूरल हेमरेज, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो ब्लीड होगी ये आपके जो होंगे ना ये सूचर्स वगैरह इसको ये क्रॉस कर जाएगी, और यहाँ पर जो पेशेंट के अंदर जो शेप के अंदर आपको नजर आएगी ना सीटी स्कैन के अंदर, ये आपको नजर आएगी क्रेसेंट शेप्ड। अच्छा, इसके बाद हमने बाद में देखा था हमारे यहाँ पे ये सब एरेक्नॉइड हेमरेज, और वहाँ पर क्या हो रहा था, आपकी जो ब्लीड है वो आपकी जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है उसी के अंदर हो रही थी, और उसमें हमने जो पेशेंट उसके अंदर वो करवाया था लंबर पंक्चर, और लंबर पंक्चर जो है ये आपका ब्लडी या फिर आपका येलोई होगा। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर यहाँ पर ये जो प्रेजेंटेशन है मैंने आपको बताई थी उसके अंदर सब एरेक्नॉइड हेमरेज में, आपने इसके अंदर लाजमी याद रखनी है वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ जो है ये आपको कहाँ पर नजर आएगी, सब एरेक्नॉइड हेमरेज के अंदर नजर आएगी। इसके बाद हमने देखा था इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज, तो यहाँ पर जो इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज है ना ये आपको नज़र नहीं आ सकता। सिंपल आपने इसके अंदर याद रखना है आपकी जो होती है ना ये सिस्टेमिक हाइपरटेंशन ये उसकी वजह से होता है, और उसमें आपने इसके अंदर याद रखना है कि ये मोस्ट कॉमनली आपका कहाँ पर होता है, आपका जो होता है ना ये बेसल गैंग्लिया उसके अंदर ये आपका जो होता है ना इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज ये आपका मोस्ट कॉमनली हो सकता है। उसके अलावा भी आपका हो सकता है यहाँ पर ये इंटरनल कैप्सूल थैलेमस या फिर उसके अलावा जो है ना ये सेरिबेलम वगैरह के अंदर भी। इसके बाद हमने किया यहाँ पर ये इंट्रावेंट्रिकुलर जो है ये हेमरेज न्यूनेटल इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, और उसके इसमें आपको मैंने बताया आपके जो फॉन्टेनल्स होंगे ये आपके बल्ज कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद ये टेरियन को भी देख लेंगे, यहाँ पर ये आपके फ्रंट से कौन सी है आपकी ये फ्रंटल बोन, इसके बाद ये प्राइटल बोन, और उसके बाद ये आपकी इधर से ये स्फिनॉइड बोन, और उसके बाद यहाँ पर ये टेम्पोरल बोन। इन सारों ने यहाँ पर ना ये एक एच शेप्ड ये जो आपके जंक्शन बनाया हुआ है ना इसको हम कहते हैं यहाँ पर ये टेरियन, और इसमें आपने याद रखना ये वीकेस्ट एरिया होता है, थीनेस्ट एरिया होता है, और जब आपका जो पेशेंट उसके अंदर होती है ना ये आपकी ये स्कल फ्रैक्चर वगैरह होता है तो यहाँ पर जो आपके होता है ना ये ब्लीड वगैरह, यहाँ पर जो है ना ये फ्रैक्चर यहाँ पर मोस्ट कॉमन होता है, और उसकी वजह से जो पेशेंट उसके अंदर जो ब्लीड होगी वो कौन सी होगी, यहाँ पर ये एपिड्यूरल हेमरेज। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।